दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है आर्किटेक्चर ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, हमने आपको पीरियडाइजेशन के बारे में भी पूर्व के लेक्चर में बताया था। अब हम दोबारा से नहीं आपको अभी बताएंगे तो पूरा टाइम लग जाएगा, आप समझते होंगे। हमने कहा था कि 550 एडी के बाद जो है मेडिवल पीरियड शुरू होता है और उसके बाद में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमारा मॉडर्न पीरियड शुरू होता है। ठीक है, और उसके लिए हमने बहुत सारे कारण बताए थे कि मेडिवल पीरियड क्यों है और मॉडर्न पीरियड क्यों और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों हमारे देश में जो आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य कला या वास्तुकला या जिसको भवन निर्माण कहते हैं, ठीक है, स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला और वास्तुकला में अंतर क्या होता है। स्कल्पचर में माने मूर्ति कला में अधिक जोर होता है टेक्निक पर, उसमें सुंदरता, एस्थेटिक सेंस, उस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन भवन निर्माण कला में इंजीनियरिंग का पर ज़्यादा विशेष जोर होता है। समझ रहे हैं आप। अब दोस्तों जैसे प्राचीन भारत के बारे में हमने अभी इसको डिवाइड किया और धीरे धीरे और हम बताएंगे आपको। इसमें हम क्या देखते हैं, टेम्पल माने मंदिर निर्माण, केव मतलब गुफा निर्माण, तीसरा पिलर जो अशोक के पिलर के बारे में हमने बताया, और चौथा भवन बिल्डिंग्स। ये 4 कैटेगरी में हमें बांटा है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में आप क्या देखते हैं कि जो हमारा कला है, कला में आर्किटेक्चर भी आता है, स्कल्पचर भी आता है, पेंटिंग भी आता है जब हम कला कहेंगे तो। ठीक है, और इसके अलावा कला में हम संगीत को भी कहते हैं, डांस को भी कहते हैं। ठीक है, फोकलोर सॉन्ग्स भी कह सकते हैं, डांस भी कह सकते हैं। तो अभी जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला। दोस्तों हिंदुस्तान में वास्तुकला जो है वो पूरी तरह से धर्म से आधारित है, धर्म से प्रभावित है। हमारे देश में जो टेम्पल माने मंदिर का जो निर्माण हुआ वो कहाँ से शुरू होता है, गुप्त पीरियड से। इसके पहले कोई टेम्पल हिंदुस्तान में नहीं बनता था। ठीक है, और ये टेम्पल का निर्माण क्यों हुआ, जो मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था, जैसे दशावतार टेम्पल बताया था। ठीक है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि भागवतिज्म का राइज हुआ। हमने आपको इस पूर्व के वीडियो में हमने बताया हुआ है कि भागवतिज्म क्या है, वर्शिपिंग ऑफ द गॉड विष्णु, नारायण, लॉर्ड कृष्णा। इसके चारों ओर जो डिवोटीज हैं उनकी पूजा करते हैं। तो इसका राइज कब हुआ, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो दक्षिण के जो नारायण थे और उत्तर के जो लॉर्ड कृष्ण थे, दोनों को मर्ज करके एक भागवतिज्म का धर्म का या सेक्ट का हिंदू धर्म के अंतर्गत में निर्माण किया गया। और बेसिकली आप देख सकते हैं तो हिंदू धर्म जो हम कह रहे हैं वो उसकी उत्पत्ति वहीं से शुरू होती है, गुप्त पीरियड से। ठीक है, उसके पहले हम इसको ब्राह्मणिकल रिलीजन कहते थे। ठीक है, जहाँ पर कि 3 गॉड मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, ये त्रिमूर्ति, जिसका कि लेटर वैदिक पीरियड में भी हमने जिसको कि ब्रह्मा को उस समय प्रजापति कहा जाता था। ठीक है, तो उस पर फोकस था। अब क्या हो गया, ज़्यादा फोकस भागवतिज्म पर। और इसके अलावा उस पीरियड में भी हम देखते हैं, गुप्त पीरियड में 2 धर्म यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट धर्म था, दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी। वो कौन कौन था, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट धर्म था। दोस्तों जो अब हम चलते हैं कि टेम्पल के निर्माण के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे हिंदुस्तान में नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, बेसर स्टाइल, नायक स्टाइल, पाल सेना स्टाइल, विजयनगर स्टाइल और होसाला स्टाइल, इतने प्रकार के स्टाइल जो है या पद्धति जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं, उस तरह से मंदिर का निर्माण हिंदुस्तान में किया जाता था। ठीक है,
लेकिन जो बेसिक जो हिंदू धर्म के में जो टेम्पल बनाए जाते थे, उसका जो 3-4 जो बेसिक चीज़ है वो आपको जानना जरूरी है। जैसे आपने अभी उज्जैन के महाकाल मंदिर में गए होंगे, थोड़ा सा आप सोचिए, ध्यान लगाइए, आप क्या पाते हैं? पहला, सैंक्टम सैंक्टोरम, इसको गर्भगृह भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर महाकाल रखा हुआ है, माने उनकी मूर्ति शिवलिंग विराजमान है, ठीक है। दूसरा, मंडप, जो मंदिर से सटा हुआ, एकदम सटा हुआ जो हॉल होता है उसको क्या बोलते हैं? मंडप, ठीक है, क्लियर है, जो पिलार पर टिके होते हैं। तीसरा, शिखर, मंदिर का ऊपरी हिस्सा, ठीक है। और चौथा, वाहन, आपने देखा होगा कि महाकाल मंदिर के ठीक सामने में नंदी का मूर्ति रखा हुआ है, लोग कान में फूंकते रहते हैं उसको और अपनी मनोती मांगते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो हिंदू टेम्पल्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस हैं, और जो वेरिएशंस हैं उसको मैंने चिन्हित किया है 7 प्रकार के स्टाइल में, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से उन स्टाइल के बारे में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अभी हम लेते हैं नागर स्टाइल। नागर स्टाइल हिंदुस्तान, नॉर्दर्न इंडिया में प्रचलित था, उत्तर भारत में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो एक टेम्पल होगा उसके 4 और छोटे छोटे टेम्पल होंगे, मतलब ये एक मध्य में मेन टेम्पल होगा मंदिर, उसके 4, मतलब मान लो कि एक मंदिर यहाँ है, मेन मंदिर है, तो यहाँ पर भी एक मंदिर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पंचायतन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड पंचायतन सिस्टम, जिसमें कि मेन जो मंदिर होगा उससे छोटा मंदिर होगा, ये चारों जो होंगे, दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी टेम्पल या अधीनस्थ मंदिर हिंदी में, ठीक है। दूसरा भाग क्या होता है, आप नागर स्टाइल में देखेंगे, दूसरा असेंबली हॉल, जो मैंने आपको मंडप बताया, ठीक है। तो असेंबली हॉल भी होगा। यह असेंबली हॉल किस लिए होता था? शास्त्रार्थ करने के लिए, पंडितों के बीच में किसी डिस्कशन पर पहुंचने के लिए, बहुत प्रकार के जो सेरेमनीज होते हैं वो सेरेमनीज मंदिर वो असेंबली हॉल में होता था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट क्या था? नागर स्टाइल में हम देखते हैं कि देयर वाज नो वाटर टैंक फैसिलिटीज। हालांकि आप यहाँ पर देख रहे हैं उज्जैन में कि वाटर टैंक है, बगल में ही है, लेकिन मैक्सिमम जो जगह आप देखेंगे वहाँ पर क्या होता है कि वाटर टैंक माने तालाब नहीं होगा, ठीक है, नागर स्टाइल में। तो नो वाटर टैंक। चौथा क्या है? रेज्ड प्लेटफॉर्म। मंदिर जो का जो निर्माण होगा वो जमीन के सतह से नहीं होता है, प्लेटफॉर्म ऊंचा होगा, मतलब हाई पेडेस्टल पर मंदिर का निर्माण होगा, ठीक है। तो शुरुआती दौर में जब गुप्त पीरियड में शुरू हुआ तो उस समय में जो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होती थी वो मैक्सिमम 2 या 3 फीट होती थी, 4 फीट होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मंदिर का जो पेडेस्टल है बहुत ऊंचा होता गया। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? रेज्ड प्लेटफॉर्म, ऊंचा धरातल, प्लेटफॉर्म को धरातल ही कहेंगे, ठीक है। और आगे हमने क्या बताया? शिखर, मंदिर का ऊपरी भाग, ठीक है, शिखर, इतना ही आप समझिए। शिखर के ऊपर में आपने देखा होगा कि मंदिर के ऊपर एक, इसको बोलते हैं अमलक, ठीक है। कोई स्वस्ति का निशान या कुछ भी है, वो आयरन का भी हो सकता है या दूसरे धातु के हो सकते हैं। आप अगर वहाँ जाएंगे सांची के स्तूप पर तो वहाँ भी आप पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हर प्रत्येक मंदिर के ऊपर में, शिखर के ठीक ऊपर, सबसे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? आमलक। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट, जो द्रविडियन स्टाइल से हमें नागर स्टाइल को अंतर करता है, वो क्या है कि जिस तरह से हम द्रविडियन स्टाइल में देखते हैं कि मंदिर के चारों तरफ जो है वो दीवार होता है, ठीक है, अपने आप में बाहरी
दुनिया से वो टोटली सेपरेटेड होता है, ठीक है। और उसमें गोपुरम जो अभी हम बताएंगे आपको, वो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या पाते हैं हम, अभी नया नया में किसी ने वाल से घेर दिया होगा, क्योंकि देयर इज टू मच प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द टेम्पल। लेकिन हम नागर स्टाइल की बात करें, जब ये सब बना उस समय की बात कर रहा हूं, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो कि देयर इज नो आउटर वॉल, बाहरी दीवार नहीं था, ठीक है। एक चीज और, जो पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या था कि जो जहां पर गर्भगृह है कि मेन डिटी है, मुख्य देवता हैं, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने का सर्कम्बुलेटरी पासेज अंग्रेजी में बोलते हैं, आप इसको परिक्रमा या लिखिए परिक्रमा, ये सबसे ठीक है। हिंदुओं में विश्वास है कि जब तक आप में मुख्य जो देवता हैं उनके चारों तरफ अगर आप घूम करके उनका वाचन नहीं करेंगे, उनको स्तुति नहीं करेंगे, तो फिर आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे खड़े खड़े आपने प्रणाम कर लिया और चल दिए, तो यह हमारे हिंदुओं में ये लागू नहीं है। आप प्रणाम तो करिए, लेकिन उसके साथ साथ जो देवता है, मेन देवता है, उसके चारों ओर आपको घूमना होगा। तो हमने क्या कहा शुरू में कि हमारा जो टेम्पल जो है वो क्या है, पूरी तरह से रिलीजन में, धर्म से इफेक्टेड है, प्रभावित है, ठीक है। तो उसी, चूंकि हमारा जो धार्मिक विश्वास है कि जब तक हम मुख्य जो देवता हैं उनके चारों ओर नहीं घूमेंगे तब तक हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो मंदिर के कंस्ट्रक्शन में भी क्या किया गया है, घूमने की व्यवस्था की गई है, उसको बोलते हैं सर्कम्बुलेटरी पैसेज। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट नागर स्टाइल के फीचर्स, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी नागर स्टाइल के में भी 3 भाग हैं जो उसके सब डिवीजन हैं, और वो कौन कौन सा है। पहला उड़ीसा स्कूल लिखिए, दूसरा खजुराहो स्कूल, तीसरा सोलंकी स्कूल। खजुराहो तो जानते हैं आपके अपने एमपी में है। और पहला उड़ीसा स्कूल जो आप भुवनेश्वर में देखते हैं, और अपना कटक के पास में जो बहुत सारे मंदिरों के समूह हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। उसके बाद में दूसरा है खजुराहो स्कूल जो आपके मध्य भारत में है, चंदेला के द्वारा बनाया गया है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। और तीसरा है सोलंकी स्कूल, और ये सोलंकी स्कूल कहाँ पर प्रचलित था, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट वेरिएंट हैं जो सब पार्ट हैं इसके, ठीक है। उड़ीसा स्कूल, अब दोस्तों ये उड़ीसा स्कूल की उत्पत्ति कब हुई है, ये हुई है 8वीं शताब्दी के बाद से, 8वीं शताब्दी एडी के बाद से लेके 12-13वीं शताब्दी तक, ठीक है। जिसमें कि कोणार्क मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, भुवनेश्वर में है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसका जो बाहरी दीवार है वो तो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। द एक्सटीरियर, बाहरी हिंदी में लिखते हैं, बाहरी दीवार जो है वो क्या है, पूरी तरह से डेकोरेटेड है, सुसज्जित है, विभिन्न प्रकार के कलाकारी की गई है, ठीक है, जिसमें कि देवी देवताओं के मूर्ति हैं, फूल पौधे, सारे चीज के जो उस जमाने के चित्रकार बनाते थे वो सब हैं। लेकिन अंदर जो है वो पूरी तरह से प्लेन है, आप समझिए। The exterior wall was fully decorated, but the interior wall was fully plain, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, नो यूज ऑफ पिलार, पिलार का कोई उपयोग इस स्टाइल में नहीं किया गया है। पहला मैंने बताया था कि जो इसका जो मंदिर का जो बाहरी दीवार है वो पूरी तरह से डेकोरेटेड है, प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड है, माने सुसज्जित किया गया है, ठीक है, मूर्ति से,
विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं से जो उस ज़माने में होता था, फूल से, पौधे से, सारे चीज़ से डेकोरेटेड किए गए, लेकिन अंदर का जो दीवार है वो पूरी तरह से प्लेन रखा गया है। दूसरा मैंने बताया था कि यहाँ पर इस उड़ीसा स्टाइल में के मंदिर में हम देखते हैं कि पिलार का उपयोग नहीं हुआ है। तीसरा हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर नागर स्टाइल के ठीक विपरीत दीवार, उसके मंदिर के प्रांगण को दीवार से घेरा गया है, जो कि आपको नागर स्टाइल का, चूंकि ये वेरिएंट है, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, द्रविडियन स्टाइल की कॉपी किया है और इसने बाउंड्री वॉल लगाया मंदिर के चारों ओर। ठीक है, और यहां पर जो मंडप मैंने आपको बताया था, वो मंडप को यहां क्या बोलते थे, जगमोहन। याद रखिएगा, ये टिपिकल टर्म है। जो नागर स्टाइल में जिसको मंडप कहते थे, यहां पर क्या कहते हैं, जगमोहन। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोणार्क का जो सन टेम्पल है, या जगन्नाथ टेम्पल पुरी का है, या लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का है, ये सब तीन मंदिर तो आप इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये कहां पर मंदिर स्थित है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। लिंगराज टेम्पल भी भुवनेश्वर में है। लिंगराज टेम्पल लिख ही देता हूं, लिंगराज टेम्पल। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में आते हैं खजुराहो स्कूल। ये खजुराहो टेम्पल जो है वो चंदेला रूलर के द्वारा बनाया गया था। चंदेल कौन थे, राजपूत थे। ठीक है, और इन चंदेलों को किसने हराया था, मोहम्मद गोरी की सेना ने बाद में। ठीक है, और फिर इनके पास में सबसे जो इंपॉर्टेंट किला था उसका नाम क्या था, कालिंजर। और कालिंजर किला जो था वो, थोड़ा मैं हिस्ट्री भी बता देता हूं आपको, ये मध्य भारत का सबसे ताकतवर किला था, इवन स्ट्रॉन्गर देन रणथंबोर और चित्तौर। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे कि, और इसी कालिंजर किले को फतह करने के चक्कर में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। बम का गोला गिर गया था उनके पास में, बम नहीं कहेंगे उस समय, क्या बोलेंगे, तोप का गोला गिर गया था। ठीक है, तो ये सब याद रखने की, जैसे कि यूपीएससी में क्या रहता है, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको एक मैप दे देगा, मैप पर आपको पॉइंट बिंदी बिंदी दे देगा। अब आपको लिखना है कि ये जो बिंदी है, जो पॉइंट है, वो किस जगह को दर्शाता है। तो आपको वो जगह लिखना है और उसके बाद में आपको कम से कम 10-10 लाइन लिखना है, और ऐसे आपको 15 क्वेश्चन उसमें से आपको बनाना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कालिंजर के पॉइंट दे दिया, आपको पता है कि कालिंजर कहां है, तो यह मध्य भारत में है। ठीक है, बुंदेलखंड के, मध्य भारत में बुंदेलखंड के इलाके में है। ठीक है, तो अब वहां पर आपको 10 लाइन लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या लिखेंगे अपन, ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट बताए कि इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम। एवरी, जो भी राजा होता था, जो सुल्तान होता था दिल्ली में, सबसे पहले उत्तर भारत पर कब्जा करने के लिए उसको कालिंजर किला को फतह करना होता था। शेरशाह की मृत्यु भी इसी में हुई थी। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले जो है ना चंदेला शासक को हराया था और कालिंजर दुर्ग को फतह किया था, और उसके बाद में टर्किश रूस की स्थापना हुई। तो इतना तो आप समझ गए। दोस्तों, इसकी विशेषता क्या होती है खजुराहो स्कूल का। पहला, जैसे मैंने आपको उड़ीसा में बताया, तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेज है, और वो क्या है कि यहां पर एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल दोनों को हाईली मतलब डेकोरेटेड किया गया है। समझ रहे आप, एक्सटर्नल मतलब बाहरी और इंटरनल दोनों वॉल को, मैंने उसमें क्या कहा था कि केवल एक्सटर्नल, इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों वॉल को, दीवालों को सुसज्जित किया गया है। और इन दीवालों पर आप देखेंगे कि मूर्ति, स्कल्पचर बनाए गए हैं, और ये जो मूर्ति है वो इरोटिक है। इरोटिक मतलब सेक्सुअल एक्ट ये दर्शाते हैं। तीसरा क्या है, टेम्पल का निर्माण जो है वो सैंड स्टोन से हुआ है। यह याद रखने की चीज है, सैंड स्टोन, मुलायम पत्थर जिसको बोलेंगे,
और टेम्पल में 3 जो है ना उसके चैम्बर हैं, पहला गर्भगृह, दूसरा मंडप और तीसरा अर्ध मंडप। और कुछ मंदिर में वेस्टिबुलर एंट्री भी होता है। वेस्टिबुलर एंट्री को क्या बोलेंगे? अंतरकाल। देखिए मान लीजिए कि ये मंदिर है, सपोज ये जो है गर्भगृह है, यहां पर जो है ना ये मंडप है, ठीक है। अब ये तो हो गया ऊपर शिखर, ठीक है। अब ये जो वेस्टिबुलर जो एंट्री हमने कहा वो व्हाट इज दिस? ये है यहां से एक एंट्री, लेटरल एंट्री जो गर्भगृह में जाती है और ये जो असेंबली में भी जाती है, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर कोई आदमी इधर से मंदिर कैसे जाएगा? आओ, या तो वो असेंबली हॉल को क्रॉस करता हुआ जाएगा गर्भगृह तक, तो यदि मान लो यहां पर कोई व्याख्यान वगैरह हो रहा है तो लोगों को दिक्कत आएगी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर एंट्री। अब वेस्टिबुलर एंट्री को हम हिंदी में भी बोलते हैं आपको। हाँ, मुख्य द्वार तो ये हुआ, लेकिन अब यहां भी मुख्य द्वार हुआ गर्भगृह, ये असेंबली हॉल में जाने के लिए। अब ये तो गर्भगृह है, ये मंदिर है, इसका जो है असेंबली हॉल ये है, ये छोटा छोटा मंदिर है, 4 जो मैंने बताया, ठीक है। अतिरिक्त प्रवेश द्वार, अतिरिक्त, वेरी गुड। वेस्टिबुलर एंट्री मतलब अतिरिक्त प्रवेश द्वार, हिंदी में लिखो। वो साइड से दिया जाता था कि गर्भगृह में प्रवेश किया जाए। तो ये कुछ ही मंदिर में है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि कुछ ही मंदिर, सारे मंदिर में नहीं है इसके स्पेसिफिक फीचर। तो हम क्या देखते हैं यहां पर इन मंदिरों में? पहला गर्भगृह है, दूसरा मंडप है, तीसरा अर्ध मंडप है और चौथा वेस्टिबुलर एंट्री या आपने कहा अतिरिक्त द्वार, प्रवेश द्वार। इतने ज्यादा इसके भाग हैं। और इसी तरह से जैसे नागर स्टाइल में मैंने कहा था पंचायतम सिस्टम, उसी तरह से खजुराहो में भी जो मैंने आपको बताया 4 मंदिर छोटे छोटे और 1 मंदिर बड़े, दिस इज कॉल्ड पंचायत सिस्टम ऑफ टेम्पल। और इस टेम्पल में भी रिलेटिवली जो गुप्ता पीरियड में जिस तरह से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ था मंदिर निर्माण के लिए, जो मैंने कहा था कि हाई पेडेस्टल 3 फीट 4 फीट, तो यहां पर आते आते उसका जो हाइट हो गया वो 10 फीट 15 फीट, तो हाई प्लेटफॉर्म भी मैंने बढ़ गया, ठीक है। तो हाई प्लेटफॉर्म लिखेगा। हाई प्लेटफॉर्म होने से जो बिल्डिंग होता है उसका क्या शो होता है? बाहरी लोगों को बहुत इंपोजिंग दिखता है, बहुत ज्यादा व्यूज जो है ना उसका बहुत बड़ा हो जाता है। अगर नीचे पेडेस्टल पर कोई मकान बनाता है तो आप क्या देखेंगे कि उसका व्यू दबा रहता है। बहुत बड़ा मकान भी होगा तो आपको लगेगा छोटा है, लेकिन अगर कोई बहुत ऊंचाई पर अगर मकान बनाता है 10, 15, 20 फीट की ऊंचाई पर, जैसे पहले के राजा महाराजा लोग बनाते थे, क्योंकि उन पर पास पैसे की कमी तो होती नहीं थी, लोगों के शोषण करते थे, तो वो क्या करते थे 15-15 फीट 20-20 फीट की ऊंचाई पर मकान बनाते थे। तो उससे क्या लगता था कि जो मकान है जितना ऊंचा बड़ा है उससे बहुत ज्यादा दिखता था। तो इस पीरियड में आके हम क्या देख रहे हैं कि हाई प्लेटफॉर्म पर मंदिर का निर्माण हुआ खजुराहो में। इसका जो बेस सबसे जो इंपॉर्टेंट मंदिर है वो किसको क्या बोलते हैं? कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। ये 2 इंपॉर्टेंट मंदिर है, उसको याद रखिए आप। खजुराहो में, खजुराहो का जो मंदिर है, जो स्टाइल है उसमें, वहां पर तो बहुत सारे मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण मंदिर है उसका बारे में हमने आपको बताया। कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया ये सबसे विशाल है, और दूसरा लक्ष्मण मंदिर, दोनों में करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब दोस्तों सोलंकी, तीसरा जो इसका नागर स्टाइल का जो शाखा है उसको क्या बोलते हैं? सोलंकी। सोलंकी, ये सोलंकी जो स्टाइल है वो कहाँ था? गुजरात और राजस्थान में प्रचलित था। इसका सबसे बेसिक जो फीचर है वो क्या है कि यहाँ पर किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं की गई है, नाइदर इन द ऑन द आउटर वॉल नॉर इन द इनर वॉल, ठीक है। देयर इज नो क्रेविंग एट ऑल, क्रेविंग नहीं, कार्विंग, नो कार्विंग, ठीक है। पहला तो ये फीचर हुआ। दूसरा, गर्भगृह जो है वो मंडप से अंदर से भी जुड़ा हुआ है और बाहर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा वेरिएंट है इसमें। गर्भगृह जो है वो
गर्भगृह, जिसको सेंक्टम सेंक्टोरम कहते हैं, वो क्या है? मंडप से अंदर से भी जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको बताया अभी, अंदर से ही बताया था ना। अब क्या है कि ये जो है अंदर से भी जुड़ा हुआ और बाहर से भी जुड़ा हुआ। तो क्या होता है कि वक्त के साथ साथ लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, तो लोग सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक सुधारात्मक प्रयास है। अब ऐसा क्या होगा, ये मान लो गर्भगृह है, यहाँ पर मुख्य देवता है, ठीक है। अब यहाँ तो यहाँ आ गया, तो ये हो गया असेंबली हॉल में, मंडप में आ गए। अब इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि जैसे कि ये तो अंदर अंदर का बात है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया होगा कि इसको यहाँ से जोड़ा होगा और फिर यहाँ पर भी लाए होंगे। तो अब इसको जो है दोनों को जोड़ दिया होगा, दिस इज द शॉर्टकट से, ताकि कोई सीधा अंदर से भी आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। एक और इंपॉर्टेंट था कि पोर्टिको है। पोर्टिको क्या बोलते हैं दोस्तों? जैसे कि आज की तारीख में पोर्टिको होता है घर के, माने जो मेन जो मंदिर है उसके सामने का फ्रंट एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पोर्टिको। हाँ, चबूतरा कह सकते हैं, उस पर कवर रहता है ऊपर से, दिस इज कॉल्ड पोर्टिको, जहां पर कार रखते हैं आज की तारीख, है ना। तो पोर्टिको पर आर्क मतलब मेहराब, आर्क गेटवे होता था। पोर्टिको हैड आर्क गेटवेज, ठीक है। गेटवेज मतलब दरवाजे, आर्क मतलब मेहराबदार, क्या, जिसको कि तोरण कहते थे। इसको लिख लो, तोरण। आपसे पूछ सकता है कि तोरण किसको कहते हैं। यही बाद में द्रविडियन स्टाइल में हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोपुरम, थोड़ा सा उसका विस्तृत रूप, ठीक है, उसका विस्तृत रूप होगा, वो भी आगे बताएंगे आपको। निकेतन ध्यान, पोर्टिको इसमें क्या था? जो सोलंकी स्टाइल में मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताया कि जो मंदिर था उसमें किसी प्रकार की कार्विंग मतलब चित्रकारी नहीं थी, ना अंदर में ना बाहर में। दूसरा हमने बताया कि गर्भगृह के बाद में मंडप होता था, उसके साथ में एक अर्ध मंडप भी होता था। तीसरा हमने बताया कि इसमें जो है आप गर्भगृह से मंडप तक जाने के लिए अंदर से भी जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी चित्र बनाया था, और बाहर से भी जाने के रास्ते थे, ठीक है। चौथा हमने बताया कि पोर्टिको हैड आर्क गेटवे। आप जानते हैं कि किसी भी मकान का या किसी भी मंदिर का जो पोर्टिको होता है उसका अगला भाग बोलते हैं, जो फ्रंट साइड का एरिया होता है, जो कवर्ड होता है। जैसे आज की तारीख में हम लोग जैसे कार रखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोर्टिको बोलते हैं, पोर्च बोलते हैं, पोर्टिको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोर्टिको जो है वो क्या था? आर्क गेटवेज मतलब मेहराबदार, गेटवे मतलब दरवाजा, और इसको क्या बोलते हैं? तोरण, ठीक है, क्लियर। इसमें हम एक चीज और देखते हैं, स्टेप टैंक, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था दूसरे वाले में कि टैंक नहीं होता है नागर स्टाइल में, लेकिन हम यहां क्या देखते हैं कि टैंक भी है। मंदिर के प्रांगण के या मंदिर के आसपास में टैंक बना हुआ है, ठीक है। और जो टैंक जो हम जाते हैं, जैसे टैंक है माने तालाब है, तालाब के नीचे तक हम जो जाते हैं सीढ़ी से, तो हर सीढ़ी के पास में एक छोटा छोटा मंदिर बनाया हुआ है, ताकि जब कोई आदमी स्नान करके, जो डिवोटी स्नान करके निकलेगा, तो दोनों तरफ जो सीढ़ियां हैं, वो वहां पर जो छोटे छोटे मंदिर हैं उसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति रखे हुए हैं, तो वो पूजा करता हुआ तब मेन बिल्डिंग की तरफ आएगा। समझ रहे हैं आप? सभी मंदिर जो है ना ईस्ट फेसिंग है, इसमें पूरब मुखी। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में अधिकांश मंदिर आप देखेंगे 99% केवल इसको महाकाल मंदिर को छोड़ करके जो दक्षिण मुखी हैं, अधिकांश मंदिर आप देखेंगे या तो पूर्व मुखी होगा या उत्तर मुखी होगा। समझ रहे हैं? लेकिन हम सोलंकी स्टाइल में हम क्या देखते हैं
सारे मंदिर जो हैं वो पूर्वमुखी हैं। और दोस्तों इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल जो हुआ है वो क्या हुआ है, इसको भी याद रखना होगा। पहला सैंडस्टोन, दूसरा मार्बल, तीसरा बासाल्ट। बासाल्ट माने ब्लैक बासाल्ट, मार्बल मतलब सॉफ्ट मार्बल। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है मोधेरा सन टेम्पल। मोधेरा सन टेम्पल, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हमारा उत्तर भारत का जो नागर स्टाइल है और उसके जो सब टाइप है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम दक्षिण भारत के आर्किटेक्चर के बारे में, जिसको कि द्रविडियन स्टाइल कहते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। वक्त के बीतने के साथ में और जब डिवोटीज बहुत ज़्यादा आने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि मंदिर का भी फैलाव होता है, और जो कारीगर हैं, जो वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, वो देखते हैं कि अधिक से अधिक जब डिवोटी कहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके हिसाब से मंदिर के आकार प्रकार और चौड़ाई लंबाई भी बढ़ती है। जैसे अभी हम दक्षिण भारत के बारे में आपको बृहदेश्वर टेम्पल या मीनाक्षी टेम्पल के बारे में बताएंगे कि किस तरह से वो सांस्कृतिक गतिविधियों का, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र हो गया। वो कहने के लिए टेम्पल था, लेकिन इट वाज ऑल इनकम्पासिंग, जहां पर कि सारे प्रकार की गतिविधियां चलती थी अंडर द गाइडेंस ऑफ द ब्राह्मण पुरोहित, ब्राह्मण लर्नेड ब्राह्मणास। दोस्तों अब द्रविडियन स्टाइल में हम चलते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि दक्षिण भारत में सबसे जो पहले जो प्रतापी जो राज्य वंश स्थापित हुआ था वो कौन था? 3री-4थी शताब्दी। देखो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि 3 जो है वो राजवंश थे, चोला, चेरा एंड पांड्या। चोला, चेरा और पांड्या। यहां ये मदुरई, ये पांड्यास, और ये चेरा मतलब केरल, और चोड़ा मतलब टोंडा मंडलम अभी तमिलनाडु का इलाका, ठीक है। इसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको। इस समय का जो ये इनके पीरियड का जो हमारे पास में आर्किटेक्चर अभी नहीं मिलता है, क्योंकि सब भग्नावशेष हो गए। इनका जो पीरियड था वो कब था? वो था 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 3री शताब्दी एडी तक, ठीक है। उसके बाद में इन तीनों राजवंश का पतन हो गया। फिर इन राजवंशों का उदय हुआ। वो कब हुआ? जैसे चोला का 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ, पांड्या का भी हुआ, और बाद के वंशों में चेरा का भी हुआ। लेकिन ये इस पीरियड में करीब 7-8 साल, करीब 500-600 वर्षों तक इनका कोई आता पता नहीं था। ये जस्ट सामंत बन के रह गए थे, ठीक है। इस पीरियड में 3rd सेंचुरी एडी से लेकर के लगभग 6th सेंचुरी एडी तक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजवंश था वो कौन था? पल्लव। और ये पल्लव कौन थे? पल्लव डायनेस्टी के बारे में हमने बताया था। पल्लव और चालुक्य का जो युद्ध है, जो बैटल है, उसके बारे में हमने डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया था। और जो मैंने आपको बताया था कि वो किस कारण से लड़ते थे, तो तुंगभद्रा और कृष्णा के दोआब के बीच के पट्टी के लिए लड़ते थे, क्योंकि दैट वाज द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना का दोआब था। तो दोस्तों पल्लव डायनेस्टी के द्वारा इन्होंने जो है, चूंकि ये ब्राह्मण्स थे और हिंदू धर्म का ये बहुत जबरदस्त समर्थक थे, और इनके पास में धन भी काफी हो गया था, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली राजवंश हो गया था। करीब 300 वर्षों तक दक्षिण भारत की राजनीति को प्रभावित किया। तो इसके पीरियड में हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे द्रविडियन स्टाइल की उत्पत्ति हुई, माने शुरुआत हुई, विकास हुआ, एक साथ नहीं हुआ, शुरू। पहला महेंद्र स्टाइल। अब दोस्तों महेंद्र स्टाइल में हम क्या देखते हैं?
इस पीरियड में हम क्या, जो महेंद्र वर्मन था उसका राजा, पल्लव राजा, इस पीरियड में हम क्या देखते हैं, रॉक कट टेम्पल, माने पहाड़ को ही जो है ना काट करके मंदिर बना दिया जाता था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रॉक कट टेम्पल। और इसमें भी एक मंडप होता था। ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेज क्या था, इसका जो सबसे जो प्रतापी राजा था वो था नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। इसी के नाम पर स्टाइल हो गया नरसिम्हा स्टाइल। आपको पता होना चाहिए कि इसी नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ने चालुक्य के जो बहुत सबसे प्रतापी राजा थे, कौन था, पुलकेशिन द्वितीय, जिसको कि हराया था, या कुछ लोगों का कहना है कि मार दिया था। ठीक है, और इसी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। कहां पर, नर्मदा के तट पर, और उसको दक्षिण भारत जाने से रोक दिया था। ये याद रखिए सीक्वेंस। अब दोस्तों, नरसिम्हा वर्मन के समय में जो ये नरसिम्हा स्टाइल है, उसमें हम क्या पाते हैं, इसमें हम पाते हैं रॉक कट टेम्पल है, लेकिन उसमें जो पहले के ज़माने के जो महेंद्र वर्मन के समय का जो सादगी है, उसका स्थान अब क्या हो गया, पूरी तरह से डेकोरेटेड हो गया। वो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों मामले में वो सुसज्जित होने लगा रॉक कट टेम्पल। ठीक है, और इसी पीरियड में हम क्या देखते हैं कि रथास, जो जैसे आप मम्मलपुरम जाएंगे, इनकी राजधानी दो थी, आप ध्यान रखिएगा। कुछ समय तक कांचीपुरम में थी राजधानी, और कुछ समय इनका राजधानी था मम्मलपुरम। कोई बता सकता है कि मम्मलपुरम क्यों अभी न्यूज में आया था 1-2 साल पहले? यहां पर भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों वहां पर मम्मलपुरम में वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे सोर टेम्पल, उसके बारे में अभी बताएंगे आपको। तो यहां पर रथास का भी निर्माण हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा रथ है वो है धर्मराजा, और सबसे छोटा जो रथ है उसको बोलते हैं द्रौपदी। देखिए आप कैसे महाभारत से प्रेरित है ये मंदिर सब, और वो हिंदू धर्म के, जी यो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, तो मंडप को रथ में डिवाइड कर दिया गया, और रथ का जो है हमने आपको बताया 6-7 प्रकार के रथ वो बनाते थे। इसके बाद में तीसरा जो इसका जो वेरिएंट है वो क्या है, राजसिंह। ये भी पल्लव राजा ही था स्टाइल। तो राजसिंह के पीरियड में क्या हुआ, व्हाट डिड हैपन? अभी तक हमने क्या कहा था आपको, रॉक कट टेम्पल का निर्माण होता था, माने पहाड़ियों को काट करके मंदिर बनाए जाते थे। नाउ इट इज फ्री स्टैंडिंग, ये याद रखिएगा, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। जैसे उत्तर भारत में नागर स्टाइल में फ्री स्टैंडिंग टेम्पल बताया था ना आपको, वही उसी टाइप का जो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल का निर्माण होने लगा। ठीक है, और जैसे कि आपको अभी आप देखेंगे नक्शा में, अभी जाकर के गूगल को खोलिएगा, सोर टेम्पल प्रसिद्ध टेम्पल है समुद्र के किनारे। उसके बाद में ये कहाँ पर है सोर टेम्पल, महाबलीपुरम में, जिसको कि मम्मलपुरम भी कहते हैं। दूसरा कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, ये कहां पर है, कांचीपुरम में। एक चौथा स्टाइल भी है नंदी वर्मन स्टाइल। इसके पीरियड में जो चूंकि इनका पल्लव डायनेस्टी का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, अवसान की तरफ जा रहे थे, तो उस समय का जो लिख देता हूं, केवल आप याद रखिएगा। नंदी वर्मन ये भी एक राजा थे, पल्लव राजा, और इनके पीरियड में पल्लव का चूंकि डिक्लाइन हो रहा था, तो इसीलिए मंदिर का साइज भी जो है वो छोटा होता गया। ठीक है, बट देयर वाज नो सच चेंजेस, कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, कोई चेंजेस नहीं आया। असली जो चेंजेज आया वो कहाँ आया, चोला पीरियड में। और यहाँ पर
चोला पीरियड जो है वो 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में सबसे ताकतवर, मतलब दक्षिण भारत में राज्य था। ठीक है, तो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि द्रविडियन स्टाइल अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया, और जिसमें कि अभी आप देखेंगे कि वहाँ बृहदेश्वर टेम्पल और राजराजेश्वर टेम्पल, ये जो टेम्पल सब है जो अभी भी विद्यमान हैं, आपको देख करके इनके भव्यता का अंदाजा लगेगा और किस बेहतरीन तरीके से बनाए गए, तो आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ये आर्किटेक्चरल जो हाइट है उसका नमूना है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, अब दोस्तों इसमें पहला जो इसका स्पेसिफिक फीचर वो क्या है कि मंदिर जो है उसके चारों ओर, ये मान लो मंदिर है, इसके चारों ओर जो मैंने बताया कि पूरी तरह से वॉल बना हुआ है, घिरा हुआ है। द मंदिर इज इंसर्किल्ड बाय हायर वॉल्स, और यहां पर गोपुरम बने हुए हैं, एक इसको गोपुरम बोलते हैं, गेटवेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम, याद रखो, जिसको क्या अभी आपको मैंने कहा क्या, गेटवेज यहां। लेकिन नागर स्टाइल में जैसे मैंने कहा कि पंचायतन सिस्टम बना हुआ, तो यहां भी देखिए हिंदुस्तान के उत्तर भाग के लोग दक्षिण भारत जाते थे, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत आते, तो यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ भी पंचायतन सिस्टम लागू था, मतलब एक बड़े मंदिर तो 4 छोटे मंदिर, यहाँ यहाँ यहाँ, तो पंचायतन सिस्टम वाज ऑल्सो इन भोग। लेकिन जो मेन मंदिर होता था उसी में विमान होता था, जो मैंने आपको बताया, केवल विमान जो है वो मेन मंदिर में होता था, बाकी किसी भी मंदिर में विमान का कोई सिस्टम नहीं था। उसके बाद दोस्तों शिखर जो हमने आपको बताया, मंदिर के ऊपर शिखर, इसके ऊपर एक कलश होता था। ठीक है, कलश बोल सकते हैं आप, और इसके कलश से ऊपर में इसको, हाँ अब उसके टर्म क्या है मुझे याद नहीं आया दक्षिण भारत में, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। और इसका जो शेप होता था वो ऑक्टागोनल, अष्टकोणीय, ऑक्टागोनल। तो इतना आप याद रखिए। और जिस तरह से हम अभी आपको साइड एंट्री बताए थे, तो यहाँ के दक्षिण भारतीय मंदिर में भी साइड एंट्री, जिसको कि अंतराला बोलते हैं इसको, यहाँ पर वेस्टिबुलर एंट्री बोला था ना, जिसको कि आपने क्या बताया था, हाँ, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं, अंतराला, साइडवेज एंट्रीज। ठीक है, इनटू द टेंपल और इनटू द गर्भगृह। और आपने पूछा वाटर टैंक, तो हर एक दक्षिण भारतीय मंदिर में के प्रांगण के आसपास ही वाटर टैंक होता था। दैट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक। अब दोस्तों वाटर टैंक क्यों होता था ये बताइए आप मेरे को, कोई बता सकता है? दक्षिण भारत में आप देखेंगे ग्राउंड वाटर नहीं है, पूरी तरह से जो है वो हार्ड सरफेस है। आपको ग्राउंड सरफेस में पानी नहीं मिलेगा अंदर में, ग्राउंड वाटर जैसे बिहार यूपी में मिलते हैं, और जैसे जिस प्रकार से प्रचुर मात्रा में नदियां हैं उत्तर भारत में, वैसे वहाँ नहीं है। वो तो केवल कावेरी नदी पर ही टिके रहते हैं। ठीक है, तो अब कोई तालाब जब तक नहीं बनाया जाएगा तो तब तक लोग स्नान कैसे करेंगे? बिना स्नान किए हो तो कोई पूजा पाठ होता नहीं है हिंदू धर्म में, तो तालाब वाज मस्ट। ठीक है, तो बृहदेश्वर टेम्पल कहां पर है? तंजौर में, याद रखिए। और एक और टेम्पल है गंगाई कोंडा, तमिलनाडु में, तंजौर में। यह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसको किसने बनाया था? राजराज चोला ने। और राजन चोला ने कहाँ बनाया था? गंगाई कोंडा चोलापुरम। उसने एक शहर बनाया था क्योंकि उसने गंगा
उत्तर भारत में भी बहुत सारे राजाओं को हराया था। तो उसके उपलक्ष्य में उसने गंगाईकोंडा चोलापुरम बनाया था, वहां पर एक मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, तो वो भी मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये तो हमारा अब जो है ये द्रविडियन स्टाइल हो गया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हमने तीसरा स्टाइल क्या बताया था? बेसर स्कूल, बेसर स्टाइल। अब दोस्तों ये बेसर स्टाइल कहां पर डेवलप हुआ? चालुक्य डायनेस्टी के अंदर में, अर्ली चालुक्य और लेटर चालुक्य। अर्ली चालुक्य का राजधानी कहां था? बादामी। और उसका जो इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चरल जो प्लेस था उसको क्या बोलते हैं? ऐहोल। ऐहोल जो वहां पर एक इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, उसको किसने लिखा था? रवि कीर्ति, याद रखिएगा। जिसके आधार पर हमको चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, पुलकेशिन के बारे में और किस तरह से उसने हर्षवर्धन को हराया, ये सारी जानकारी हमें ऐहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है। ऐहोल क्या था? एक ग्रुप, जैसे खजुराहो है ना यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, उसी तरह से चालुक्य राज्य में ऐहोल था जो बादामी के आसपास ही है। ठीक है, तो पहला तो अर्ली चालुक्य, और उसके बाद में फिर हमने क्या देखा? लेटर चालुक्य, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कल्याण में। ठीक है, तो ये जो बेसर स्टाइल जो डेवलप हुआ वो कहाँ हुआ? डेक्कान में। डेक्कान जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? साउथ ऑफ नर्मदा, महाराष्ट्र, अपर रीचेज ऑफ कर्नाटक एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है भूगोल के अर्थ में, जहां पर कि बहुत ज्यादा कॉटन का पैदावार होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? ये है हाइब्रिड फॉर्म ऑफ आर्ट। हाइब्रिड, व्हाट इज दिस हाइब्रिड? माने मिक्सचर, मिश्रित। मिश्रित क्या है? नागर स्टाइल, उत्तर भारत के नागर स्टाइल और प्लस द्रविडियन, ये दोनों का मिक्सचर जो है ये है बेसर स्टाइल। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं? पहला पॉइंट, एम्फेसिस ऑन विमान, एंड मंडप। पहला। दूसरा, पासर वेज, जो मैंने अभी आपको बताया था, या परिक्रमा पथ। ये परिक्रमा पथ आप कहां देखते हैं? नागर स्टाइल में देखते हैं, लेकिन आपको दक्षिण भारत स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल में नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? पासरवे है या सरकमबुलेटरी पैसेज, जो जाकर के हम घूमते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका भी उपयोग है। और तीसरा, पिलार, पिलार्स, डोरवेज एंड सीलिंग्स, ये प्रोमिनेंट है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? बेस जो है, आधार जो है वह क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर बेस, और कर्वीलिनियर शिखर। कर्वीलिनियर, इसका मतलब क्या होता है? शिखर। हाँ, कर्वी मतलब यस, कर्व टाइप, वक्र। ठीक है, दूसरा हम क्या देखते हैं कि यहां पर द्रविडियन स्टाइल की तरह ही यहां पर जबरदस्त जो है इंट्रिकेट कार्विंग हुआ है, दीवालों पर, बाहरी पर भी और अंदर में भी। ठीक है, और मूर्तियां जो है ना दीवालों पर चिपकाए गए हैं, स्कल्पचर्स, जैसे कि हम दक्षिण भारत में देखते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल में देखते हैं। ठीक है, तो यहां भी हम पाते हैं ये। तो दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा जो नमूना है वो क्या है? एक तो आपको ये याद रखना है कि ये जो बेसर स्टाइल है वो 3 राजवंश के समय में डेवलप हुआ। पहला अर्ली चालुक्यास, दूसरा राष्ट्रकूटास जो उसके बाद में स्थापित हुआ 750 एडी में,
और तीसरा होयसाल डायनेस्टी के समय में या बाद में लेटर चालुक्यास के पीरियड में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो सबसे जो नमूना है वो कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कैलाश एलोरा और लदखन टेम्पल एट ए होल जो मैंने अभी आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट नमूने हैं इस स्टाइल के। ये सारे विशेषता के बारे में हम आपको बताए। अब हम चलते हैं विजयनगर स्टाइल। दोस्तों आप जानते हैं कि विजयनगर राज्य की उत्पत्ति कब हुई? 1336 एडी में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी, जिसकी राजधानी थी हम्पी। ठीक है, और इसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। आपने सीरियल भी देखा होगा, तेनाली रामा। ठीक है, तो 3 राजवंश ने इसमें शासन किया विजयनगर साम्राज्य में, उसके बारे में कभी से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहां पर जो हम आर्किटेक्चर देखते हैं, जो स्थापित कला देखते हैं, वो दैट इज ए मिक्सचर ऑफ चोला और किसका किसका? पांड्यास, होयसालास, ये सब राजवंश हैं। और चालुक्यास, ये राजवंश बहुत बाद में हुआ है। तो इसमें सारे जो पहले के जो स्टाइल थे उसका उन्होंने अपने कॉपी किया। ठीक है, और फिर इसको एक नया स्टाइल के रूप में परिवर्तित किया। तो अब दोस्तों इसका जो विशेषता है उसके बारे में कुछ कुछ आप लिख लीजिए, समय बीतता जा रहा है। कि जो दीवालों के मंदिर के जो दीवाल थे वो बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित किए गए थे। उसमें ज्यामितिक पैटर्न से फूल पत्ती बनाए गए थे। ठीक है, गोपुरम जो पहले चोला पीरियड हम देखते हैं कि सामने फ्रंट साइड में गोपुरम होता था, गेटवेज। अब विजयनगर स्टाइल में हम क्या देखते हैं? गोपुरम चारों तरफ है, मंदिर के चारों तरफ गोपुरम है। तीसरा हम क्या देखते हैं? मोनोलिथिक पिलार, रॉक पिलार्स, इसका उपयोग हुआ है। मतलब जब पिलार का इस्तेमाल हुआ तो टुकड़े टुकड़े में इस्तेमाल नहीं हुआ है, सीधा, जैसे कि अशोकन पिलार के बारे में अभी तो टाइम नहीं मिल रहा है। तो अशोकन पिलार के बारे में जैसे हमने कहा था कि वो सीधा एक उसमें कोई काट छांट या टुकड़े नहीं होता था, जैसे कि, तो यहां भी उन्होंने क्या किया कि मोनोलिथिक, माने जो एक ही चट्टान के बने हुए हैं। और इस पीरियड में हम देखते हैं कि जो मंदिर के जो प्रांगण थे और काफी विस्तृत हो गए हैं और उनके दीवार और ज्यादा ऊंचे हो गए हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं कि टेम्पल में पहले आपको मैंने एक मंडप बताया था, दूसरे में देखा, एक में बताया था कि अर्ध मंडप, खजुराहो में बताया था। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि अनेक मंडप का निर्माण हुआ। नॉट ओनली वन बट सो मेनी मंडप्स वे आर बिल्ट बाय दिस स्टाइल। ठीक है, और जो सेंटर जो मध्य जो केंद्रीय जो मंडप होता था उसको बोलते थे कल्याण मंडप, ये याद रखिए। तो इसके सबसे जो इंपॉर्टेंट जो नमूने हैं वो क्या है? विट्ठल स्वामी टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल इन हम्पी, ये इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं इसके, जो इसके विजयनगर स्टाइल को प्रतिबिंबित करते हैं। होयसाल आर्ट, होयसाल का राजधानी था द्वार समुद्र। ये द्वार समुद्र अभी कहाँ है? चोला वंश के अवसान के बाद में होयसाल डायनेस्टी की दक्षिण भारत में स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी ये कर्नाटक में है। ठीक है, और द्वार समुद्र कहाँ है? अरबियन सागर के आसपास में, अपोजिट अरबियन सागर। ठीक है, और इसको मलिक काफूर ने कब्जा किया था, अलाउद्दीन का जो जनरल था। ठीक है, थोड़ा याद रखिए। तो दोस्तों
होयसाला आर्ट का सबसे विशेषता क्या है? ये इसका जो इंपॉर्टेंट सेंटर था वो था बेलूर, हेलेबीड और तीसरा क्या है? श्रृंगेरी। आपको मालूम होना चाहिए श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटक में है। श्रृंगेरी क्यों प्रसिद्ध है? कोई बता सकता है? 4 जो मठ जो शंकराचार्य ने स्थापित किया था उसमें एक श्रृंगेरी में भी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला बद्रिकाश्रम, दूसरा द्वारका में, तीसरा पुरी में और चौथा श्रृंगेरी में, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये 4 जो है ना शंकराचार्य पीठ हैं। दोस्तों, इसमें जो मंदिरों में जो निर्माण हुआ है वो हुआ सॉफ्ट सोप स्टोन, माने ऐसा स्टोन जो ये बहुत ही मुलायम होता है और इस पर अनेक प्रकार की कार्विंग आप कर सकते हैं। तो होयसाल डायनेस्टी में आपने जो के समय में जो मंदिर बना वो बेसिकली वो स्कल्पचर्ड मंदिर था, माने वो बड़ी बड़ी मूर्तियां मंदिर के दीवार पर सुसज्जित किए गए। अगर आप जाएंगे देखेंगे हेलेबीड में या बेलूर में तो आप देख करके भौचक्के रह जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने मंदिर के दीवार पर ही जो है उन्होंने स्कल्पचर बना दिया है कि आपको ये भिन्न करना बहुत कठिन हो जाएगा कि ये आर्किटेक्चर है या स्कल्पचर है। ठीक है, ये है। और ये कारीगरों को सुविधा क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने सॉफ्ट सोप स्टोन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आसानी से आप कार्विंग कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने एक से एक मूर्तियां जो है ना दीवार पर ही बना दी हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक और इसके इंपॉर्टेंट जो फीचर हैं कि मंदिर के दीवार के अंदर बाहर मूर्तियों को स्थापित करना, मतलब दीवार में ही स्थापित करना, स्कल्पचर बनाना और उसको ज्वेलरी, विभिन्न प्रकार के ज्वेलरी से सुसज्जित करना। जो देवी देवता मान लो देवी हैं तो उनको ज्वेलरी से सुसज्जित करना, मतलब ये हाइट ऑफ द स्कल्पचरल अचीवमेंट है ड्यूरिंग द होयसाला पीरियड। ठीक है, इसको आप इतना याद रखिए। ये जो मंदिर का निर्माण होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई पेडेस्टल पर होता था, तो यहाँ पर हाई प्लेटफॉर्म पर होता था और इसको बोलते थे प्लेटफॉर्म को जगती। ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है, जगती। ठीक है, जगती।